वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिलियनियर है जो खुद को आर्ट ऑफ डील का मास्टरमाइंड बुलाता है, लेकिन हकीकत में एक सीरियल फेल्योर है जिसने एक दो नहीं न जाने कितने बिजनेसेस खोले और नाकाम होता रहा और बनाता गया एक काला इतिहास, जिसे छिपाने के लिए हर वक्त दुनिया को झूठ परोसता रहा कि वो एक जीनियस है, जबकि हकीकत यह है कि उसने अपने पिता के पैसों और अपने ही लोगों के नुकसान पर साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की, जिसका हर दांव उल्टा पड़ा। उसने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ का जाल बुना। उसकी सनक इस कदर हावी थी कि उसने एक दो नहीं बल्कि 6 बार बैंकरप्सी को फाइल किया। उसने जिस बिजनेस को छुआ वो फेल होता रहा, बावजूद इसके वो खुद को बिजनेस टाइकून बुलाता रहा। वो शख्स, वो इंसान, वो आदमी कोई और नहीं, इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, आज हम डोनाल्ड ट्रंप के उस पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक फेल बिजनेसमैन होने की। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने आज की तारीख में पूरी दुनिया के बिजनेसेस को अपनी टैरिफ पॉलिसी से हिला कर रख दिया है। आज के वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस करने के मामले में कितने कच्चे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बिजनेस दिमाग से कम अपने ईगो पर लेकर ज्यादा किया। अगर पिता का बनाया हुआ रियल एस्टेट बिजनेस का साम्राज्य नहीं होता तो वो आज की तारीख में गुमनामी के अंधेरे में कहीं पड़े होते। अगले कुछ मिनट में हम हार्ड फैक्ट्स के जरिए ट्रंप के सेल्फ क्लेम्ड जीनियस बिजनेसमैन होने के झूठ की परतें खोलेंगे कि कैसे उनके बेवकूफ़ी भरे फैसलों से करोड़ों का कर्ज डूब गया, लोग कंगाल हो गए, जो भी उनके साथ जुड़ा उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ के ऊट पटांग फैसलों से सिर्फ दुनिया ही नहीं, उनके खुद के देशवासी यानी अमेरिकन भी परेशान हैं। शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। 1970s में यंग डोनाल्ड ट्रंप को उनके पिता फ्रेड ट्रंप से करोड़ों डॉलर का रियल एस्टेट बिजनेस विरासत में मिलता है। वो 1971 में कंपनी के प्रेसिडेंट बनते हैं और कंपनी का नाम भी बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख देते हैं। यह आदमी अपने नाम से इतना ज्यादा ऑब्सेस था, बिना कुछ हासिल किए ही खुद को ब्रांड मानता था। ट्रंप के आलोचक उनको नार्सिसिस्ट बुलाते थे, क्योंकि अपने पिता की बनी बनाई विरासत और पॉलिटिकल लिंक्स मिलने के बावजूद ट्रंप दुनिया को ये बताते हैं कि वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और उन्होंने अपने पिता से मिले $1 मिलियन लोन से कंपनी खड़ी की है, जबकि इसे लेकर छपे तमाम आर्टिकल्स कहते हैं कि ट्रंप का ये दावा झूठा है, क्योंकि कई मौकों पर ट्रंप के पिता ने अपने बेटे के बिजनेसेस को डूबने से बचाने के लिए कई $मिलियन खर्च किए। जैसे कर्ज में डूबे ट्रंप के कसीनो को उनके पिता ने $3.5 मिलियन की मदद करके बचाया था। ऐसे कई मौके आए जब उनके पिता ने अपने बेटे की नाकामियों की भरपाई की है, उसकी कीमत चुकाई है। तो चलिए जरा उन बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं जो ट्रंप ने शुरू तो बड़े जोर शोर से किया, खूब पब्लिसिटी स्टंट किए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका डब्बा गोल हो गया, क्योंकि ये बिजनेसेस प्लानिंग से नहीं, सनक और ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर शुरू किए गए थे। साल 2007 में ट्रंप ने पैकेज्ड बीफ मीट बेचने के लिए बिजनेस शुरू किया, ट्रंप स्टेक्स, जिसमें बीफ के टुकड़े, हैमबर्गर्स और हॉट डॉग शामिल थे, जिसे एक काले रंग के गिफ्ट बॉक्स में पैक करके कस्टमर्स को बेचा जाता था, जिसकी कीमत उस जमाने में $199 से लेकर $999 हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं कि ये कीमत बहुत ज्यादा थी। ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे अच्छा स्टेक्स बताया। इसे शार्पर इमेज पर बेचने के लिए रखा गया। शार्पर इमेज एक ऑनलाइन रिटेलर है जो लाइफ स्टाइल ब्रांड्स को बेचता है, जिसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं। लोगों ने इसको खरीदा तक नहीं। शार्पर इमेज के उस समय के सीईओ जेरी लेविन ने कहा कि हमने उनकी एक भी स्टेक्स नहीं बेची है। लेविन ने 2 महीने बाद ही ट्रंप स्टेक्स को अपने स्टोर से बाहर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 1980 और 1990 के दशक में अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में कसिनो का बिजनेस शुरू किया। ये ट्रंप के सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेसेस में से एक था और सबसे बड़ी नाकामियों में से भी। 1980 के दशक में ट्रंप ने अटलांटिक सिटी के उभरते जुए के बाजार में एंट्री मारी। 1984 में उन्होंने
ट्रम्प कैसल खरीदा, फिर 1985 में ट्रम्प प्लाजा और 1990 में ताजमहल कैसीनो रिजॉर्ट खोला, जिसे उन्होंने $1.2 बिलियन में बनवाया। इन प्रोजेक्ट्स को भारी कर्ज करीब $1.8 बिलियन में फाइनेंस किया गया, जिसमें से $675 मिलियन ट्रंप ने अपनी पर्सनल गारंटी भी दी थी। लेकिन टाइमिंग इतनी खराब थी कि 1989 से 90 की मंदी और बढ़ते कंपटीशन ने हालात बिगाड़ दिए। ताजमहल जैसे प्रोजेक्ट्स में कर्ज डूब गया, ताजमहल ने दिवालिया दायर किया। फिर 1992 में ट्रम्प प्लाजा और ट्रम्प कैसल भी बैंकरप्ट हो गए। ट्रम्प को बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्तियां तक बेचनी पड़ी, जिसमें यॉट और उनके प्राइवेट जेट शामिल थे। और सुनिए, 1995 में ट्रम्प ने अपने कैसीनो को ट्रम्प होटल्स एंड कैसीनो रिजॉर्ट नाम की कंपनी में मर्ज किया और इसे पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया, लेकिन ये भी कर्ज में डूब गई और 2004 में फिर से बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद 2009 और 2014 में 2 और बैंकरप्सी भी फाइल की गई। ये जो आज अमेरिका के मसीहा बने घूम रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही ट्रम्प बैंकों का करोड़ों डॉलर का कर्ज रफा दफा कर चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी कॉर्पोरेट बैंकरप्सी ट्रम्प ने पर्सनल बैंकरप्सी कभी फाइल नहीं की, यानी पब्लिक का पैसा खूब चलाया लेकिन अपनी संपत्ति को आंच तक नहीं आने दी। न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में एक स्नैक एरिया है जहां वो फूड और ड्रिंक्स बेचते हैं। उसमें जो पानी की बोतलें, जो स्प्रिंग बोतल इस्तेमाल होती है, वो ट्रम्प आइस के नाम से होती है। उस बोतल पर भी ट्रम्प का चेहरा है। यही बोतल वो अपने रिजॉर्ट्स और कैसीनो में भी बेचते हैं। दावा यह है कि ये सबसे प्योर है, इसमें ढेर सारे मिनरल्स कंटेंट हैं और जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं बॉटल के फील्ड में, ये उनसे बेहतर है। लेकिन वेबसाइट फाइन बॉटल्स के पब्लिशर और ऑथर माइकल माशा ट्रम्प आइस के बारे में लिखते हैं कि ना तो ये सबसे प्योर है और इसमें मिनरल्स किसी भी साधारण पानी की बोतल में जो मिलते हैं उससे भी कम है। इसको किसी खास जगह से भी नहीं मंगाया जाता है। इसके बोतलों की प्लास्टिक भी बहुत चीप क्वालिटी की है, इसलिए ये कोई लग्जरी ब्रांड तो नहीं है। ट्रम्प सिर्फ अपना चेहरा बोतल पर चिपकाकर लग्जरी बता रहे हैं, इसलिए इसके दावे की धज्जियां उड़ गई और उनकी बोतलें कभी भी ग्रोसरी स्टोर्स के शेल्फ पर सज नहीं पाई। ट्रम्प की सनक और उसके खामियाजे की एक और कहानी सुनिए। 1984 में इन्होंने $6 मिलियन में एक फुटबॉल टीम खरीदी, न्यू जर्सी जनरल्स। आपने शायद ही इसका नाम सुना हो। ये टीम यूनाइटेड स्टेट्स फुटबॉल लीग यानी यूएसएफएल की थी, जो स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु, जो कि मार्च से लेकर मई के महीने तक होता है, उस दौरान वो खेलती थी और नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल की कंपटीटर बनने की कोशिश कर रही थी। यूएसएफएल कोई बहुत पॉपुलर लीग नहीं थी। लीग के पहले सीजन में ट्रम्प की टीम ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन इसके बाद ट्रम्प ने कुछ बड़े प्लेयर्स को खरीदा, जैसे कि हर्शेल वॉकर। टीम प्लेऑफ्स तक तो पहुंची, लेकिन वो नहीं कर पाई जो कि ट्रम्प चाहते थे। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। ट्रम्प ने लीग को स्प्रिंग से फॉल सीजन यानी सितंबर से नवंबर के शेड्यूल पर शिफ्ट करने के लिए लीग पर दबाव डाला, ताकि एनएफएल से सीधे टकरा सकें और टीवी पर ज्यादा कवरेज मिल सके। उनकी लीग को भी लोग टीवी पर उसी समय देखें जिस समय एनएफएल का सीजन होता है। नेशनल फुटबॉल लीग अमेरिका की एक बड़ी लीग। ट्रम्प ने एनएफएल को मुकदमे में घसीटा और ये कहते हुए कि उसकी मोनोपोली है। ट्रम्प ने केस तो जीता। ट्रम्प ने $107 बिलियन के डैमेज का दावा ठोका था। ट्रम्प इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगता था कि एनएफएल को हर हाल में यूएसएफएल से उनकी पूरी टीम को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन एनएफएल ट्रम्प की टीम को छूना तक नहीं चाहती थी। जज ने माना कि एनएफएल की मोनोपोली तो है। ट्रम्प ये सुनकर खुश भी हुए, लेकिन जब फैसला आया तो एक मजाक बन गया। उन्हें मुआवजे के रूप में मिले सिर्फ $3। यूएसएफएल दिवालिया हो गया। 1986 में इस पर ताला लग गया, मगर ट्रम्प के ईगो और सनक ने एनएफएल को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। ट्रम्प जीत कर भी हार गए। डोनाल्ड ट्रम्प को देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो फिट हैं। सिवाय वीकेंड में गोल्फ खेलने के अलावा उन्हें कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए आज तक नहीं देखा गया। 1986 में फुटबॉल टीम का बंटाधार करने के बाद उन्होंने एक और स्पोर्ट्स को चुना, साइकिलिंग। और ये बिजनेस भी उनके दिमाग की कोई छोटी समझी प्लानिंग या उपज नहीं थी, बल्कि टूर द फ्रांस, जो कि साइकिलिंग का एक बेहद पॉपुलर एक टूर्नामेंट है, उसको टक्कर देने के लिए शुरू की गई थी। नाम रखा
टूअर द ट्रम्प। अपने नाम से ऑब्सेस्ड ट्रम्प से जब ये पूछा गया कि यही नाम क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि ये नाम ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या वो साइकिलिंग को पसंद करते हैं, तो ट्रम्प बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तो आखिरी बार उन्होंने कोई साइकिल चलाई थी और उन्हें इसका कोई खास शौक भी नहीं है। टूअर द ट्रम्प शुरू करने के पीछे सोच सिर्फ पैसा था, क्योंकि यूरोप में टूअर द फ्रांस को मोटी स्पॉन्सरशिप मिलती थी। जबकि इसके पीछे की सच्चाई ये है कि यूरोप में साइकिलिंग को एक बेहद पॉपुलर गेम माना जाता है, लेकिन अमेरिका में ये उतना पॉपुलर नहीं है। ट्रम्प ने जुगाड़ बैठाकर रेस करवाई। एल्बनी न्यूयॉर्क से शुरू हुई, न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी में ये रेस खत्म हुई। दुनिया के कुछ बड़े साइकिलिस्ट को इस रेस में बुलाया गया क्योंकि प्राइज मनी को काफी मोटा रखा गया था। एनबीसी पर इस रेस को ब्रॉडकास्ट भी करवाया गया, लेकिन इसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये कंप्लीट फ्लॉप साबित हुआ। 3 साल के बाद ट्रम्प एक और रेस करवाते हैं, लेकिन वो भी फेल होती है। इसके बाद वो इस बिजनेस को बेचकर बाहर निकल जाते हैं। जिसे बेचा वो भी इसको चला नहीं पाता और इसे बंद कर देता है। ट्रम्प साहब की नाकामियों की लिस्ट काफी लंबी है और वक्त थोड़ा कम है, इसलिए दोस्तों अगर मैं ट्रम्प की सारी नाकामियों को गिनाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए बाकी और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां ट्रम्प फेल हुए, अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।